ये जो है ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस में जो नेबरिंग कंट्रीज है उस पे अटैक कर रहा है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो है उनके नेबरिंग रिलेशनशिप भी जो है वो जाहिर सी बात है स्ट्रेक पे चले गए हैं और अमेरिकन एसेट्स भी जो है अफेक्ट हो रहे हैं। देखें, ईरान ने 2025 के अंदर भी ना, आपको याद होगा, कतर पे हमला किया था। और इस बार तो उन्होंने 6-7 कंट्रीज को लपेट में ले लिया है। मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा एक कैलकुलेटेड उन्होंने एक एक्शन लिया है। जो सुना बोला जाता है ना, एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान ने, उनकी एक इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्हें मालूम हो गया है कि उनका ये आखिरी चांस है। तो उन्होंने बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, दुबई है, जो सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, उन्हें एक मैसेज दिया है शायद कि देखें, अगर यहाँ पर आग लगेगी हमारा, हम तो जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूर साथ लेकर जाएंगे यहाँ पर। ये मिडिल ईस्ट जो है, ऐसा नहीं है कि ईरान की जो जंग है वो इसराइल की और अमेरिका से के साथ जो है यहाँ पर चलती रही। कोई एयर बेसिस जो वहाँ पर जो यूज़ हो रही हैं, तो शायद ईरान ने इसके ऊपर वो इस वजह से जो है उसका उसको एक रिस्पॉन्ड किया है। अब एक सीरियस क्राइसिस तो देखें वहाँ पर हो चुका है। जब आप अपनी नेबर कंट्रीज हैं, अब आप उनके ऊपर ही हमला कर दोगे तो वहाँ पे फिर मिडिल में कौन आएगा आपको बचाने के लिए। लेकिन आई थिंक दे हैव डिसाइडेड, ईरानियन डिसाइड कर चुके हैं कि तो दे वो हैव क्या द। बेसिस यूज हो रही थी ऑपरेशनल ईरान पे अटैक पे, या उन्होंने प्रिवेंटिव अटैक किया है? देखें, ये तो बात कभी भी किसी को नहीं मालूम होगी। अगर आप सऊदी अरब से पूछोगे, कतर से पूछोगे, यूएई से पूछोगे, क्योंकि अमेरिका के पास बड़े बड़े बहरी बेड़ हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उन बेसिस को वो यूज़ करें। मे भी उन्होंने यूज़ ना की हो, अमेरिका ने यूज़ ना की हो, उनके पास काफ़ी बड़े जो है ना, उनके पास बहरी बेड़ हैं वहाँ पर। सो इसका तो आंसर उनको नहीं मिलेगा। लेकिन देखें, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टारगेट कर रहे थे, और ईरान के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती इतनी आसानी, इतनी ईजी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी बेस उनको टारगेट कर रही थी, कहाँ से जहाज उड़ा है। और शायद उनको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। उन्होंने अपने एक टारगेट सेट कर लिए थे कि उन्हें, अगर उनकी कंट्री जाएगी तो वो बाकी कंट्रीज़ को, नेबर्स को एक मैसेज देंगे कि देखो, ये आने वाले अरसे के अंदर, 2025 के अंदर भी उन्होंने कतर को एक मैसेज दिया था, अब दोबारा उन्होंने एक मैसेज दिया है। डेलिबरेटली मुझे लगता है कि उन्होंने एक 6-7 कंट्रीज को टारगेट किया है। और और ये अब जो इसका, साइप्रस साइप्रस का जो अटैक हुआ है इस हवाले से। अब देखिए, मैं इस पे ना अब ये देखता हूँ कि अब ये इतनी इतनी ना कितने खिचड़ा पक चुका है वहां पर। अब अरामको पर भी किसी ने हमला किया है सऊदी अरब के अंदर। अरामको में सऊदी अरब ने भी एक चीज़ कंफर्म करी है कि ये जो मिसाइल्स आए हैं ये ईरान से नहीं आए थे, जो वहां पर जाके लगे हैं, जो ड्रोन वहां पर जाके लगे हैं। तो अब यहाँ पर ना वो कहते हैं ना कि बहती गंगा के अंदर हर बंदा जो है ना वो हाथ धो देगा। तो अब इसराइल ने किया है, किसने किया है वहाँ पर, जब देखें, दिस इज़ द प्रॉब्लम, जब वॉर स्टार्ट होती है ना तो सिचुएशन ऑब्सक्योर हो जाती है आपकी, और वहाँ पर फिर एक ये मसले मसले। तो ये ईरान को शायद मालूम था कि हमने इन इन इलाकों पर, इन इन जगहों के ऊपर, इन कंट्रीज़ को हमला टारगेट करना है। और डिस्पाइट कि वो बिल्कुल उनके पास कोई 100% इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं सकती, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो वो अपनी क़यादत को बचा लेते। तो जो सिचुएशन तो देखो, एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, एक फेस सेविंग दे सकते हैं इसराइल को, और अमेरिका के साथ भी बात की जा सकती है। और शाहरुख, मैं यहाँ पर एक ईरानियन जो लोग हैं उनके साथ भी बात करूँगा, जो उनकी लीडरशिप है। देखें यार कि सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, पूरी दुनिया यहाँ पर काम करने के लिए जाती है, रोजगार के लिए जाती है। वो देखें कितनी डेवलप्ड हो गई हैं सारी स्टेट्स। एक ईरान ही क्यों फंस गया? इतना ऑयल है, गैस है उनके पास, तो यहाँ पर उनको स्मार्ट डिप्लोमेसी करनी थी। उनको क्या लड़ते ही रहना है? उनको किससे लड़ना है? क्या वो इसराइल को खत्म करना, किसको खत्म करना है उन्होंने? तो अभी लास्ट मुझे लगता है कुछ महीने के अंदर उनकी डिप्लोमेसी थोड़ी चेंज हुई थी। अब उनकी जो भी उनकी क़यादत नई आ चुकी है, दे हैव टू डिसाइड कि क्या उनके लिए ये जंग ये सही है, क्या उन्हें भी प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए दुबई की तरह, कुवैत की तरह, बहरीन की तरह। तो आई थिंक दे हैव अ चांस, दे हैव अ चॉइस, और कुछ ना कुछ उन्हें Were एक। not they in the middle of the negotiation with US regarding their assets, nuclear assets? सॉरी, व्हाट्स योर क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो? या नेगोशिएशन में नहीं थे? एक साइन भी उन्होंने कर लिया था, एक अच्छा, एग्रीमेंट। देखें देखें मुझे लगता है कि नेगोशिएशन हो सकती थी।
जब मैंने कहा ना कि जब लॉबीज काम करती हैं, ग्रुप काम करते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि इस वॉर को स्टार्ट करना। फिर ये निगोशिएशन का, इन चीज़ों का कोई मतलब रहता नहीं है। और एक चीज़ और पता चली है लोगों को कि अगर आपने इस दुनिया में इस वक्त किसी कंट्री ने सर्वाइव करना है, तो पाकिस्तान की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह आपको सॉलिड होना है। आपके पास एक सॉलिड, आपके पास एक आर्म फोर्स होनी चाहिए। अदरवाइज जो है आपकी कोई भी जो है आपकी कोई पिटाई लगा सकता है। ये अब लोगों को पता चल गया दुनिया के अंदर कि अदरवाइज अगर आपके पास अगर आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं है, तो और अगर आपका किसी के साथ जो है ना वो झगड़ा हो गया, तो फिर आपको बचाने के लिए आपकी कोई नेबर कंट्री नहीं आएगी। अभी जितना भी सरवाइव किया है ईरान ने, तो अपने ही बलबूते पर किया है। बट अगेन मैं इस टॉपिक पर आऊँगा कि ईरान की आवाम को, ईरान की जो भी अभी करंट उनकी गवर्नमेंट है, भाई कितना लड़ते रहना, ठीक है, कितने आपके पास मिसाइल्स होंगे कि आपने मिसाइल्स ही मारते रहने, तो आपको एक टेबल पर तो आना पड़ेगा। जो पूरा मिडिल ईस्ट देखें, इस पर बंद हो गया। कतर की एयरलाइंस हैं, दुबई की एयरलाइंस हैं, पूरी ऑयल गैस, मतलब उससे बाकी जो दुनिया है उसको एक बहुत सीरियस एक इफेक्ट होने वाला है। अब इसके अंदर हार और जीत तो मैं वैसे ही कहता हूँ, देखें मैं वैसी प्रो पीस हूँ। मैं, मुझे लगता है कि मैं खुद एक ऐसी कंट्री से आया हूँ जो कई जंगें लड़ चुकी है पाकिस्तान, इंडिया के साथ। उसका फ़ायदा उनको कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है उसका हमेशा उनको, और दोनों कंट्रीज़ को। तो अल्टीमेटली आपको एक टेबल पर आके बैठ के बात करनी पड़ती है। तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं एक चाइना, यहाँ पर रशिया एक रोल तो प्ले करेंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और पाकिस्तान अपनी यहाँ पर एक वाह करवा सकता है। अमेरिका से भी बात कर सकता है। देखिए, अमेरिका ने, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर एंड करवाई है, तो मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान भी अगर अमेरिका की और ईरान की, इसराइल की वॉर एंड करवा देता है, कोई ना कोई आपको एक फेस सेविंग चाहिए होती है ना, तो पाकिस्तान की बड़ी वाह हो जाएगी यहाँ पर। और पाकिस्तान इस वक्त जो है डिप्लोमेसी के अंदर वैसी जो है ना बड़ा मास्टर है। जी, डिप्लोमेसी में ईरान की मैं शुरू से कहता हूँ कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक नहीं रही है। आप इस दुनिया में आप लड़ झगड़ के नहीं रह सकते। अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ, उनके पास इतना गैस, इतना ऑयल है, लेकिन उसके बावजूद ईरान लोग नहीं जाना चाहते। लोग कहाँ जाना चाहते हैं? कुवैत जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, अबू कतर धाबी जाना जाना चाहते चाहते हैं, हैं। सऊदी अरब जाना चाहते हैं, बहरीन जाना चाहते हैं। तो ये आपका फेलियर है कि आपके पास इतने रिसोर्स होने के बावजूद भी आप दुनिया में अपने आप को अपने आइसोलेट कर लिया है। क्या आपने लड़ते झगड़ते ही दुनिया से रहना है? तो यहाँ पे आपकी डिप्लोमेसी का फेलियर है। जब पाकिस्तान जैसी कंट्री इतनी आगे निकल गई है डिप्लोमेसी में, उसके पास तो, पाकिस्तान के पास ऐसा उस लेवल का ऑयल एंड गैस तो नहीं है। तो यहाँ पर ईरान की, देखिए, रेजीम चेंज तो मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है ईरान के अंदर, लेकिन उसकी जो भी अभी क़यादत आएगी, दे हैव टू थिंक, और पाकिस्तान के साथ बात करें, चाइना के साथ बात करें, और अपनी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ बात करके कि यार हमने नहीं लड़ाई झगड़ा, और ये प्रॉक्सी से नुकसान होता है। हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम कोई न्यूक्लियर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें एक डील चाहिए। हम अपनी कंट्री को एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और दिस इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, उसमें सऊदी अरब का भी फ़ायदा है, और उसमें जो बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कतर है, बहरीन है, वहाँ उन सबका फ़ायदा है इसमें। अगर ईरान एक सेफ हो जाता है, ईरान इस वॉर से और आने वाले कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि उससे ना सिर्फ ये कि ईरान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ओके दिशांत, थैंक यू वेरी मच।